Good morning, sir. Good morning, brothers. Good morning. Good. Good Chandan sir, morning. good morning. Good morning, sir. Vivek, Yes, sir. Good morning, sir. yes, you are ready. Yes, sir. Yes, sir. तो फिर शुरू करते हैं हम लोग. Yes, sir. Sure, sir. Hello. Good morning, अब- Abhay, sir. Yes sir, yes sir, your voice is coming. Okay, okay. तो वेलकम, बहुत सारा स्वागत आपको. आप भी हैं, चंदन सर भी हमारे हैं. तो लेट वी स्टार्ट. 2 सेशन है. जस्ट वी आर स्टार्टिंग. गुड मॉर्निंग टू ऑल. Good टुडे morning. Good morning. टुडे एंड 12 फरवरी 37 सेशन ऑफ हम होंगे कामयाब. जस्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए. स्पेशली वो स्टूडेंट जो रूरल एरिया में रहते हैं, दूर रहते हैं, उनको थोड़ा सा बताना, थोड़ा समझाना और गाइड करना, जिससे अपना कैरियर वो बनाए. काफी दिनों से हम लोग का चल रहा है. अभय सर भी गाइड कर चुके हैं पहले, चंदन सर भी गाइड कर चुके हैं. क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विसेज का 2023 का नोटिफिकेशन आया है 2 फरवरी को. तो अब जो बच्चे उसके लिए इस साल के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या फिर अगले साल के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उसके संबंध में हम लोग अपनी कुछ गाइडेंस देंगे. आज के इस कार्यक्रम में हमें बताने के लिए, हमारे बच्चों को बताने के लिए टॉपिक हम लोगों ने रखा है कि ABC ऑफ सिविल सर्विसेज मींस स्टार्टिंग जीरो से कैसे करें. जो बच्चे कुछ नहीं जानते वो भी जाने, जो जान रहे हैं उसमें इनहेंस करें. तो इसके लिए हमारे पास 2 फैकल्टी हैं. एक श्री चंदन कुमार वर्मा सर है. चंदन वर्मा सर भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार के रहने वाले हैं और इनका एजुकेशन भोजपुर आरा से हुआ. उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ा. इनकी हायर डिग्री जो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की है, लॉ के फील्ड के हैं. सिविल सर्विसेज इन्होंने दिया, स्टेट सर्विसेज दिया और जुडिशरी दिया. फाइनली इन्होंने जुडिशरी में सिलेक्ट होके आज के समय में बिहार राज्य जुडिशियल सर्विसेज में है और सहरसा में हमारे सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत है. इनकी एक हॉबी है कि अपने काम के अलावा बच्चों को गाइड करना, बताना. ये इलाहाबाद में रहे तो भी बताते रहे और आज भी गाइड करते हैं. इनकी एक बहुत बढ़िया चीज है कि जो भी जानते हैं उसको बढ़िया से एक्सप्लेन करके नीचे वाले बच्चों को, जो आने वाले बच्चे हैं, उनको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सीखना है, उसके बारे में बहुत बढ़िया मेंटरिंग करते हैं, गाइड करते हैं. तो ABC ऑफ द सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज, जुडिशरी सर्विसेज और एनी एग्जाम ऑफ द लाइफ, उसके बारे में एक सेशन चंदन वर्मा साहब भी बताएंगे. फिर इसके साथ ही हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं श्री अभय सिंह सर. अभय सिंह सर कई सेशन में बच्चों को गाइड कर चुके हैं. अभय सिंह सर अपने आप में एक ट्रेनर ऑफ ट्रेनर हैं, जो हर लोगों को जो सिखाते हैं उनको भी ये सिखाते हैं. अभय सिंह सर डायरेक्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में. आप सिविल सर्विसेज 94 बैच से सिलेक्टेड है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अभी वर्तमान में डायरेक्टर के पद पर पोस्टेड हैं. इसके अलावा इनके पास एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया रहा है. आप MA इकोनॉमिक्स हैं दरभंगा यूनिवर्सिटी से. आप MA पब्लिक पॉलिसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है नई दिल्ली से. अभी करंटली आप PhD भी परस्यू कर रहे हैं HR में. इसके अलावा आपने डिप्लोमा लिया है ट्रेनिंग ऑफ डेवलपमेंट में ISTD ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से. आप मास्टर ट्रेनर ऑफ ट्रेनर हैं, जो DOPT के कोर्स को बताता है. DOPT से जो पैनल है उसके हिसाब से कैसे ट्रेनिंग करना है, उसके बारे में भी ये बहुत लोग गाइड करते हैं. सिविल सर्विसेज से लेके हर फील्ड के में इनका नॉलेज है. तो अभय सिंह सर आज रहेंगे. ये दोनों लोग हमारे बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो है रूरल एरिया के हैं, ये वो बच्चे हैं जिनको बहुत मोस्ट बैकवर्ड एरिया से हैं. तो इनको ABC से सिखाने का मतलब कि मोस्ट डिफिकल्ट काम इजी गोइंग में करना है. तो मुझे उम्मीद है कि हमारे दोनों फैकल्टी ये करेंगे. हमारे पास 2 सेशन है. तो अभय सिंह सर और चंदन वर्मा साहब का स्वागत करते हुए मैं बोलूंगा. अभय सिंह सर, चंदन वर्मा साहब पहले एक सेशन करना चाहते हैं, सेकंड सेशन में आप करेंगे. तो मैं चंदन वर्मा साहब करके उनको अपने बच्चे को कहीं ले जाना हॉस्पिटल में दिखाने के लिए. तो पहले सेशन में मैं चंदन वर्मा साहब को बोलता हूं कि वो अपनी बातें बच्चों को बताएं और सेकंड सेशन 11:40 से जो होगा वो अभय सिंह सर अपना अपने माध्यम से बताएंगे. तो दैट इज माय वेलकम और शुभकामनाएं आपको. चंदन वर्मा साहब, अभय सिंह साहब. अभय सिंह साहब 2 मिनट बोल ले, उसके बाद चंदन वर्मा साहब शुरू करें. जी अभय सिंह सर. जरूर जरूर.
Thank you so much. जी आप 2 मिनट बोलने के बाद चंदन वर्मा साहब को इनवाइट कर दीजिए। अभय सिंह सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभय हूँ और मैं आप लोगों के बीच में कुछ अपने अनुभव बांटने आया हूँ। तो जो हमारा जो ओरिएंटेशन होगा, एक्चुअल में जो किसी भी सरकारी अगर हम सेवा में आते हैं, कोई भी किसी भी तरह की सेवा हो, और खास करके जब पीसीएस की बात करते हैं, सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, या हायर किसी भी पोस्ट पे जुडिशियरी में आते हैं, तो एक्चुअल में जो हम लोगों का काम होता है उसमें दो उसके एस्पेक्ट। एक तो हमें निर्णय लेना पड़ता है, और दूसरी चीज ये है कि जो ऊपर से कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, बॉस हैं, जो भी गवर्नमेंट है, तो हम लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन देती है, निर्देश देती है, उस हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। तो खास करके जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है, उसके बारे में मैं बात करूंगा, कैसे होता है, क्या होता है। और ये जो आप में क्वालिटी है, निर्णय लेने की क्वालिटी, उसके विषय में जितने भी हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो उच्च पदों के पोस्ट हैं, उसमें ढूंढने का प्रयास किया जा सकता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इसके लिए फिट होगा। तो जो भी एग्जाम्स होते हैं, खास करके मैं जो एसएससी वाले एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैं स्टेट सिविल सर्विसेज या जो यूपीएससी जो एग्जाम जितने भी लेते हैं, उसमें ऐसे व्यक्तियों की तलाश होती है जो कि निर्णय लेने की क्षमता जिनके व्यक्तित्व में कहीं न कहीं उभर कर आता है। इसीलिए इंटरव्यू या साक्षात्कार की भी व्यवस्था होती है उसके सिलेक्शन प्रोसेस में। तो उस पे हम लोग चर्चा करेंगे कैसे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। तो अभी हमारे बीच में माननीय चंदन कुमार वर्मा जी हैं, जो कि न्यायाधीश हैं। तो वो पहले शायद आपसे मुखातिब होंगे, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बातें करूंगा। और काफी अच्छा लग रहा है आज का जो दिन है, काफी दिल्ली में काफी धूप खिली हुई है, मौसम बहुत अच्छा है। तो इन सब के बीच में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा वर्मा सर। सर प्लीज। भैया को प्रणाम, और सब जितने भाई बहन लोग हैं सबको। मौसम सर यहाँ भी बहुत अच्छा है। सहरसा कोसी मिथिलांचल का एक बड़ा पुराना और ऐतिहासिक जिला है। भाई जितने लोग हमको सुन रहे हैं, तो बस ये ना सुने कि कोई जुडिशियल ऑफिसर बात कर रहे हैं या कोई न्यायाधीश बात कर रहे हैं। जैसा कि इसके कुशवाहा सर ने बताया है कि हम सब लोग एक ही जगह से हैं, हमारा ओरिजिन एक ही है। तो हम बताएं ही, हमारा घर भोजपुर जिला में एक छोटा सा गांव है, एक मोहल्ला है, वहां पे है। स्कूलिंग वहीं आरा के स्कूलिंग से हुई, मॉडल हाई स्कूल। फिर 12th इंटरमीडिएट, इंटर में साइंस महाराजा कॉलेज। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और वहीं से जो थोड़ी बहुत हायर एजुकेशन हुई, हमने मास्टर एमबीए किया और फिर एलएलबी किया। लेट आए सेवा में। तो हमारा कुछ एक्सपीरियंस है जो हमको लगता है कि आप लोग के साथ बांटेंगे तो संभवतः उसका फायदा होगा, क्योंकि अब इतना समय बिताया है विश्वविद्यालय से लेके सेवा की तैयारी और यहाँ तक। तो कुछ चीजें हम तो सिविल सर्विसेज क्वालिफाई नहीं करने वाले कैंडिडेट। तो दो लोग आपको आज मिल रहे हैं, अभय भैया मिल रहे हैं, वहाँ गार्जियन है वहाँ हमारे भी। तो उनसे आप सीखेंगे जो सक्सेस वाला मंत्र है। हम बता देंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि क्या करने से आदमी फेल भी हो जाता है। तो मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है वो एग्जामिनेशंस को लेके इस तरह से है कि भैया के एक बात से मैं कोऑर्डिनेट करूंगा, और वो बहुत अप्रिशिएटिंग है कि निर्णय लेने की क्षमता। एक निर्णय ही एक ऐसा चीज है, एक जस्ट डिसीजन एट राइट टाइम एंड राइट प्लेस विल मेक यू somebody whom you have not expected inside your own self। एक ऐसा व्यक्ति आपके अंदर है जो एक सही निर्णय का इंतजार कर रहा है, जो आपके अंदर स्वयं है। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दूंगा। जब बिहार जुडिशियल सर्विसेज में एक मैटर फंस गया था, जो माननीय उच्च न्यायालय तक गया, और उसमें हमने उसका प्रतिनिधित्व किया। वो निर्णय
उस समय व्यक्तिगत रूप से मेरा खुद का जो पर्सनालिटी था उसको बहुत एक्सेप्ट कर रहा था, बट मेरे अलावा जो मेरे साथ जितने कनेक्टेड लोग थे, मेरे अपने फैमिली मेंबर्स, मेरे दोस्त यार, वो सब बोले यार, सुन पा रहे हैं आप लोग? ये बहुत एक ऐतिहासिक घटना का मैं वर्णन कर रहा हूँ, जिसका कि मैं गवाह रहा हूँ, जिसका कि मैं खुद ही एक उसका पार्ट रहा हूँ। तो जब वो मामला माननीय उच्च न्यायालय पहुंचा, तो वहां पे कौन रिप्रेजेंट करेगा, कौन उस चीज को उठा के चलेगा, और चूंकि उसका फायदा तो पूरे राज्य को होना था, एक बहुत बड़े तबके को होना था, एक बहुत बड़ी संख्या के लोगों को, लेकिन अब उसका सौभाग्य कहिए, दुर्भाग्य कहिए, वो हमारे कंधे पे पड़ा। और जैसा कि अभय भैया हमको बताया निर्णय वाली बात, तो ये मैंने तैयारी के दौरान सीखी थी, क्योंकि कुछ समय हम निर्णय सही नहीं ले पाए थे। हमारा दिल्ली छोड़ के आ जाना भी हम बताएंगे 2-4 मिनट समय लेके। फिर जब निर्णय लेने के उपरांत हमने उस मुकदमे को माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा, 2 साल, बहुत सारा पैसा खर्च हुआ, लेकिन जब उसका रिजल्ट आया, तो वो एक सामान्य व्यक्ति से विशेष व्यक्ति में हमको परिवर्तित कर दिया, क्योंकि हम इतना लड़ चुके थे और उस लड़ाई के दौरान हम इतना पढ़ चुके थे। जब वो मुकदमा में निर्णय हुआ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वो जजमेंट दिया, उससे हम सब लोग फलाफलित हुए। हम ही नहीं, आज बिहार न्यायिक सेवा में आने वाले बहुत सारे लड़के प्रभावित हो रहे हैं। अगर वो निर्णय नहीं लिया होता तो 1992 में भी वही समय था, सेम समय जो 2014 में था, वैसा ही समय 1992 में था, और उस समय संभवतः उस तरह का निर्णय नहीं हो पाया था जो 2014 में हुआ। तो मैं जितने मेरे भाई बंधु जिनका मैं नाम पढ़ रहा हूँ, किशन है, अखिलेश है, मन्नू है, अनामिका है, रेखा है, जयस है, शमशाद है, रामेश्वर, जितने भाई बंधु लोग हैं, मैं सबसे कहूंगा कि 92 से 14 में लग गया हमारे को 12 साल, तकरीबन उससे भी ज्यादा 22 साल, गिनती थोड़ी देख लीजिएगा आप लोग। तो ऐसा समय आएगा कि अगर आप अभी निर्णय सही से नहीं ले पाइएगा, तो बाद में 5 साल बाद, 10 साल बाद वो बहुत कचोटेगा। क्योंकि मैंने पिछले सेशन में भी कहा था कि अगर कुछ है, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन का हो, चाहे वो बहुत बुरा करने का हो या बहुत अच्छा करने का हो, वो अभी ही है। रही बात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन की, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन की, या किसी भी राज्य के कमीशन एग्जामिनेशन की, तो बेसिक प्रीरिक्विजिट मैंने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि बेसिक प्रीरिक्विजिट है कुछ, और वो प्रीरिक्विजिट कुछ इस तरह का है कि हमारे पास एकेडमिक एक्सीलेंस जो इन टर्म्स ऑफ डिग्रियां हैं, उनको बहुत ज्यादा मायने नहीं देना है। आपके पास एकेडमिक एक्सीलेंस का यहाँ जो एम्बिट है वो थोड़ा अलग है। मेरा जो व्यक्तिगत मानना है कि इन सब प्रिपरेशन में जो बेसिक्स हैं, वो है आपके किसी खास सब्जेक्ट के ऊपर आपके कॉन्सेप्ट का क्लियरेंस। जैसे ही आप किसी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का चुनाव कर लेते हैं कि सर हमको उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देना है, यूपी जुडिशरी का एग्जाम देना है, बिहार जुडिशरी का एग्जाम देना है, या किसी अन्य राज्य के सेवाओं का एग्जाम देना है, तो जो बेसिक सब्जेक्ट है, वो बेसिक सब्जेक्ट, सपोज हम अभी बात करते हैं, हम जुडिशियल सर्विसेज से हैं, तो जुडिशियल सर्विसेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम देखते हैं प्रिपरेशन के समय, देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे संविधान विशेषज्ञ हैं, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, बहुत तरह तरह की भाषाओं में लिखी गई है। भाषाओं का यहाँ मतलब मल्टी लैंग्वेज से नहीं है, एक ही लैंग्वेज है, वो है तो वो इंग्लिश ही, या है तो वो हिंदी ही, बट कुछ इस तरह से लिखी गई है कि उसको सामान्य रूप से पढ़ के आप समझ भी नहीं सकते हैं, उसको पढ़ने के लिए एक किताब चाहिए आपको। तो जब आप किसी एक खास सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की, अब कॉन्स्टिट्यूशन हमने 9th में भी पढ़ा, नागरिक शास्त्र किताब में 10th में भी पढ़ा, 12th में भी पढ़ा। अब यूपी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए किस लेवल का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, या कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या ऐसा एक्सपेक्ट करता है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपने ऑफिसर से, ये एक चीज है जो देखना है। क्योंकि बहुत बार हम लोग या तो बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, भुलावे में आ जाते हैं,
या फिर वो चीज छूट जाता है। हमने पढ़ा बहुत रहता है, मैं खुद बताऊं कि पढ़ा तो बहुत था मैंने, बट वो चीज छूट गया जो उनको चाहिए होता था। इसीलिए हम लोग कोचिंग क्लासेस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या किसी सक्सेसफुल कैंडिडेट से बात करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जो सक्सेसफुल है और जो सक्सेसफुल नहीं हुआ, बहुत कम का डिफरेंस होता है। और वही डिफरेंस वो बता देते हैं आपको। अभी अभय भैया जब क्लास लेंगे तो चूंकि वो सीनियर है, उनके पास बहुत उनका एकेडमिक एक्सीलेंस भी बहुत ज्यादा है, वो उस पर डील करेंगे। मैं बस आपको यही बताऊंगा। अब सपोज हम किसी एक और सब्जेक्ट की बात करते हैं, हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं। अब सोशियोलॉजी वही सोशियोलॉजी है, उसका वहां नाम हमारा सोशल साइंस था, और 12th के बाद 10th के बाद जनरली वो सोशियोलॉजी हो गया, उसको और ब्रॉडर एस्पेक्ट में पढ़ा गया, तो सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी करके उसको पढ़ा गया। अब आप देखिए यहाँ पे कि सोशियोलॉजी के वो कैसे प्रश्न होंगे जो आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, और सिविल सर्विसेज के लड़कों से वो एक्सपेक्ट किए जाते हैं, या फिर वैसे लोगों से उनकी जानकारी अपेक्षित है जो कि इस राष्ट्र की सेवा में सबसे बड़े पद को धारण करने वाले हैं, जो जिलाधिकारी बनने वाले हैं, ठीक है, जिला पदाधिकारी, वो आईपीएस बनने वाले हैं, वो अन्य सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में पोस्ट होने वाले हैं। अब देखिए वहां पे यूपीएससी का अपना एक टैगिंग है, वो उसका अपना एक सिलेबस है, उसका अपना एक कंटेंट है, वो डिफाइंड है, फिर भी मैं बहुत ज्यादा उससे कोरिलेट नहीं कर पाता हूँ। यूपी पीसीएस का अपना एक सब्जेक्ट है, उनका एक जीके जीएस का अलग स्टैंडर्ड है। मेरा तो बहुत बार मतलब ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि यूपी पीसीएस के जीएस का लेवल और यूपीएससी के जीएस जीएस के लेवल में बहुत बहुत खास डिफरेंस नहीं देखेगा। लेकिन आप बिहार में जब आ जाइएगा तो बिहार का आप अगर आप जीएस का पेपर्स देखिएगा, तो एक सामान्य बच्चा जिसने कि 12th क्वालिफाई किया है या 10th क्वालिफाई किया है, बढ़िया से पढ़ के अगर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख ले, तो मुझे लगता है कि 150 में से 120 मार्क के सही चला जाएगा। हमारे बिहार के सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ। जो बच्चे जो बीपीएससी का एग्जाम्स देते हैं, वो इस बात से कोरिलेट कर पाएंगे, शायद किसी ने अगर एग्जाम दिया हो, आज यहाँ पे प्री हो रहा है, तो आप देखेंगे कि ज्यादातर यूपी के बच्चे बिहार में धड़ाधड़ क्वालिफाई कर जाते हैं। रीजन क्या है कि उन्होंने वहां जो प्रिपरेशन की होती है वो यहाँ के लेवल लिहाज से बहुत ऊपर का होता है। हम भी पढ़ाई लिखाई उत्तर प्रदेश से की, हमारा थोड़ा लेवल यहाँ के जो एकेडमिक लेवल थोड़ा उससे बढ़ गया। हमारा हमारा जीएस बहुत क्वालिफाइंग हो गया। हम जुडिशियल सर्विसेज में भी यहाँ एक साइंस का पेपर होता है अलग से, 100 नंबर का अलग से साइंस का पेपर होगा, और फिर 150 नंबर का अलग से सामान्य विज्ञान का एक अलग से सामान्य ज्ञान का एक पेपर होगा। 150 वो रहेगा ही, तो 150 और 100 250 नंबर जो क्वालिफाई करने वाले लड़के होते हैं, यही 250 में ही 200 से प्लस खींच देते हैं। तो मैं आपको वही बताना चाह रहा था कि जब हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के एस्पेक्ट में, तो बिहार का आप जब सिलेबस देखेंगे, बिहार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, वैसे ही अगर आप साथ रख लेंगे यूपी पीसीएस के एग्जाम्स को और यूपी पीसीएस सिलेबस को देखेंगे, और आप यूपीएससी को देखेंगे और यूपीएससी के सिलेबस को देखेंगे, उनके प्रीवियस क्वेश्चन के पेपर को देखेंगे, क्योंकि अब हिस्ट्री तो हमारे पास उतनी ही है। अब हिस्ट्री को तो बढ़ा के हम बहुत बहुत दूर ले जा नहीं पाएंगे। हमारे पास जियोग्राफी भी जितना है उतना है ही। थोड़ा करंट अगर छोड़ के चलिए आप, तो वो एक डिफाइंड सिलेबस है। अब उसको कितना हम डेप्थ से पढ़ते हैं, कितना ब्रॉड पढ़ते हैं, और कितना आराम से पढ़ते हैं। अब आराम से कहने का मतलब ये है दोस्त कि जो चीज पसंद नहीं है अगर उसको लेके पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा फोर्स में पढ़ेंगे और हम पढ़ नहीं पाएंगे। ये हमने गलती की थी। हमको पता नहीं चला कि हमको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, और हमने उस सब्जेक्ट का चुनाव किया। उस समय सीसेट नहीं था, हमने उस सब्जेक्ट का चुनाव किया जो सब्जेक्ट सिर्फ सुनने में अच्छा लग रहा था। क्योंकि बहुत बार जो हमारी मनोदशा है, हम लोग हमेशा सुनने वाली चीज जो हमको अच्छा लगे सुनने में, उसको हम लोग बहुत जल्दी पसंद कर लेते हैं। बहुत बार सुनने में जो अच्छी लगती है चीज, उसको उसके चलते जो चीज ज्यादा अच्छी है उसको छोड़ भी देते हैं। तो ये जो सुनने में अच्छा लगने वाला चीज है, उससे थोड़ा बचना होगा, मेरा यही मानना है। क्योंकि मैंने जो महसूस किया है व्यक्तिगत रूप से, अगर सुनने वाले सब्जेक्ट को मैंने नहीं पढ़ा होता और मैंने अपने पसंद का सब्जेक्ट पढ़ा होता, तो प्रोबेबली आई वुड हैव क्वालिफाइड एंड आई वुड हैव बीन समवेयर एल्स। इवन देन जब मैंने जाना कि मेरा लॉ अच्छा है, मेरे पास एक अलग एक्सप्रेशन से स्किल है, मैं लैंग्वेज में बहुत स्किल्ड हूँ, ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, मैं मल्टीलिंगुअल हूँ, मैंने बताया था, मैंने फॉरेन लैंग्वेजेस सीखा है, मैंने लैंग्वेजेस पढ़ाया है। सो आई नाउ फाइंड
अब मैं देखिए बताऊं कि मैं जुडिशियल सर्विसेज में से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं मैं एडवोकेसी में, और उससे कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं मैं पॉलिटिक्स में, ये भी मुझे पता है। बट चूंकि अब वो माया है तो मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। तो जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे, यहाँ यही बात मैं इस सेशन से बताऊंगा 5 मिनट। क्योंकि सपोज यहाँ जो भाई बंधु मेरे दिख रहे हैं, सिर्फ उनका नाम ही दिख रहा है, अगर वो दिखते तो ज्यादा बढ़िया लगता हमको, शायद ज्यादा इंटरेक्ट कर पाते हम। एनीवे, अगर दिखने वाला कोई आप लोग के पास व्यवस्था हो तो उसको जो एक्टिवेट लोग किया जाए, अपना अच्छा वीडियो लगेगा। जो लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं वीडियो ऑन कर ले, बढ़िया रहेगा प्लीज। जहां भी हैं, जिस अवस्था में है, आप लोग को अच्छा लगेगा। तो मैं बताऊं कि अगर आपको अपने पसंद का सब्जेक्ट नहीं पता है, या अपने पसंद का वो स्पेशल स्किल पता नहीं है, तो पहले उसी को पता कर लीजिए आप लोग प्रिपरेशन में घुसने से पहले। क्योंकि ये प्रिपरेशन है थोड़ा अजीब टाइप का। ये ये इट्स अ काइंड ऑफ आई टेल यू, अ कैप्टिवेटिंग लव। एक फंसा देने वाला प्रेम है ये। अगर आप घुस गए, आपने एक बार प्री लिख दिया और अगर मेंस लिख दिया एंड यू डिड नॉट क्वालिफाई, तो आप दोबारा फिर से प्री लिखेंगे और फिर से मेंस लिखेंगे। इफ यू डोंट क्वालिफाई देन आप तिबारा भी लिखेंगे और आप क्वालिफाई भी करेंगे। तो ये आपको देखना होगा, क्योंकि इस प्रिपरेशन में घुसने के बाद होता है ना, वो हिंदी मूवीज में बताते हैं कि भैया ये ऐसा रास्ता है कि अगर घुस गए तो फिर या तो पार या फिर गायब हो जाएंगे आप सिस्टम से। तो सिविल सर्विसेज में जिन बच्चों को भी आना है, जो भी हमारे भाई बहन आना चाहते हैं सेवा में, वो एक चीज अपने माथे में डाल लें कि सिविल सर्विसेज का मतलब होता है सिर्फ सिविल सर्विसेज। इसमें स्टेट सर्विसेज इंक्लूडेड है। ऑप्शन लेके नहीं चलना है जब आपके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सारी सुविधाओं का मतलब है जब आपके पास हम होंगे कामयाब जैसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। इसके कुशवाहा भैया बोलते हैं हम लोगों के पास इकोनॉमिकली बहुत इशू नहीं है, हम बहुत जल्दी कुछ और भी प्लान कर रहे हैं। तो अगर आपके पास आपका मन है, वही जिसको खोजना है अभी, अगर आपका मन आपके पास है और आपको इस सेवा के प्रति प्रेम है, तो आप प्रिपरेशन में आइए। सब्जेक्ट भी आप देख लीजिए कि सुनने वाली अच्छी चीज को नहीं चुनना है। अगर आपको लग जाए कि सर मेरा ये चीज बहुत अच्छा नहीं है, मैं तो इस वाले स्किल में ज्यादा बढ़िया हूं, तो आप उसी स्किल को चुनिएगा, क्योंकि यहाँ से जाके वहां करना थोड़ा टफ हो जाता है। वैसे मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बता दूं, मेरा अपना एक अनुभव है कि अगर आपने यूपीएससी का प्रिपरेशन किया है और दिल से किया है, तो आपके दुनिया भर के तो पहले आईएएस आईपीएस मित्र हो जाते हैं, बुरे समय में बहुत काम आते हैं वो। और दूसरी बात कि आप जो भी करते हैं वो इतना बेहतर करते हैं, जितने यूपीएससी की तैयारी किए हुए लड़के जुडिशियल ऑफिसर बने, वो सामान्य जुडिशियल ऑफिसर से बेहतर है। रीजन है, वो ज्यादा पेशेंस रखते हैं। उनको पता होता है कि बहुत बुरा समय तो हम देख चुके हैं, अब इससे बुरा कुछ नहीं है। उनके पास काम करने की एक अद्भुत क्षमता होती है। हमारे कुछ तो कहते हैं दोस्त यार तुम थकते नहीं हो। हमने कहा हमको तो पता ही नहीं यार, थकने जैसा शब्द तो सर म्यूट हो गया आपका। माइक म्यूट हो गया है लगते हैं कि यस सर। थक किसी भाई को कुछ कहना है। नो नो सर, आपका माइक म्यूट हो गया था इसलिए बोल रहे थे। ओ, अब क्लियर है सर। तो जैसे आपको देखिए, मुझे पढ़ाना पसंद है। अभी आप मुझे सुबह बैठा दीजिए विश्वविद्यालय के किसी भी लेक्चर हॉल में डाल दीजिए, एंड यू गिव द सब्जेक्ट्स शुड बी सोशल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिक्स और सोशल वेलफेयर, व्हाटएवर लाइक द सब्जेक्ट्स व्हिच आई लाइक। आप सुबह से शाम तक 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन बच्चे चले जाएंगे, मैं वहां पे कुछ ना कुछ बोलता ही रहूंगा। हाँ, हो सकता है मैं किताबें वहीं इकट्ठा कर लूं, मेरी लाइब्रेरी भी वहीं चली जाए मेरे साथ। तो जब हमको पसंद है वो चीज और हमको उसके साथ प्रेम भी हो गया, तो फिर सफलता निश्चित है। मैं आपको सिविल सर्विसेज अपने जुडिशियल सर्विस के एग्जाम्स के बारे में बताऊं, मैंने कहीं कोचिंग वोचिंग नहीं लिया। जब हमारा अटेम्प्ट खत्म हुआ तो हम आ गए इलाहाबाद। इलाहाबाद में थे ही, कुछ दिन दिल्ली गए। जब इलाहाबाद में आए तो लोगों ने कहा भाई तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी है, तुम
बिहार वो जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम दो। उस समय 2006 में हम दिल्ली से लौट के आए थे और 2006 में हम एलएलबी में अपना दाखिला करवाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। समझिए हम 3-4 साल से सेशन से लेट चल रहे थे, क्योंकि यूपीएससी का प्रिपरेशन बहुत साल समय ले लेता है। कभी कभी तो ऐसा लेता है कि पूरा लेके रख लेता है अपने साथ ही। हाँ, रिटर्न मिलता है उसका बाद में, वो कंपाउंडिंग इफेक्ट में देता है। तो जब हम दिल्ली से आए इलाहाबाद गए तो वहां पे फिर हमने एलएलबी की, लेकिन वो प्रिपरेशन का चूंकि अब समय बीत चुका था हमारा, अब मेरे पास प्रिपरेशन वाला अभी भी वो स्टेमिना बचा हुआ था। मैंने अपने लॉ की पढ़ाई बहुत अच्छे से कंप्लीट की एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ सम ऑफ माय फ्रेंड्स एंड सीनियर्स हु हेल्प मी आउट। मैंने कहीं नहीं किया, वही सुबह ही इलाहाबाद का दही जलेबी खा के और खिला के मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 2 राज्यों का क्वालिफाई किया। चूंकि मैं बिहार से था तो मुझे अपना बिहार पसंद कर मतलब चुनना था। तो मैं आपको बताऊं कि जब मैं जुडिशियल सर्विसेज में आया तो वो मेरे साथ जीएस का, मैंने कहा आपको कि वो जीएस वाला पॉइंट मेरा काम किया। 150 नंबर में से 142 नंबर मेरे आए, जो कि नंबर जुड़ने वाला था, और 100 में 69 आया। तो ये एक बहुत अच्छा नंबर रहा, और लॉ में थोड़ा एक पेपर में कम भी रहा, फिर भी हमने ठीक ठाक होल्ड कर लिया। तो आपको हम बताएं कि जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो इस प्रिपरेशन में इतनी सारी प्रिपरेशन इंक्लूडेड है। मतलब ये जैसे कि अगर आपने ध्यान करना सीख लिया, अभी मैं आपको 2 मिनट वही बताने वाला हूँ कि ध्यान क्या है। सर माइक म्यूट हो गया सर आपका। फिर से म्यूट हो गया सर। कि अगर आपको ध्यान लगाने आ गया, अपने प्रिपरेशन करना सीख लिया, अब आप कोई हमसे पूछे तो ज्यादा अच्छा लगता, फिर भी आप नहीं पूछना, हम बता देते हैं ध्यान क्या होता है। भगवान बुद्ध के शब्दों में एक लाइन में, बीइंग कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू आर, बीइंग कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू आर डूइंग एंड बीइंग कॉन्शियस ऑफ एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। हम शाम को चौराहे पे निकले तफरी करने के लिए, बकैती करने के लिए, ढंग का बकैती करते थे एकदम, कि शाम को पहुंचे तब उसके बाद बकैती का कोई स्कोप बचा बचा नहीं। पूरा कटरा, पूरा चौराहा घूम के, 2-3 हॉस्टल घूम के अपने सीनियर्स का पैर वैर छू छा के चले आए। लेकिन हम जब रात को 11 बजे पढ़ना शुरू किए तो हम सिर्फ पढ़ते थे, और इतना पढ़ते थे कि कहीं कहीं कई कई बार तो मुझे लगता था कि राइटर ही ठीक नहीं लिखा है, इससे अच्छा तो मुझे लिखना चाहिए, और मेरे थॉट अपने बनते थे। मैं आपको बताऊं कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो जब आप ध्यान करना सीख जाइएगा, जैसे आप मान लीजिए हमको सुन रहे हैं, आप ध्यान से हमको सुन रहे हैं, तो आपको बहुत सारा लगेगा अरे यार भैया तो वही बात कह रहे हैं जो मेरे साथ होता है। क्योंकि देखिए, मल्टीटास्किंग आपको फेल कर देगा, मल्टी एम्बिशन आपको फेल कर देगा, मल्टी अप्रोचेज आपको फेल कर देंगे। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। ठीक है, प्रिपरेशन का मतलब है प्रिपरेशन, सक्सेस नहीं, वो बाद में होगा। सक्सेस के लिए जब करेंगे तो वो एग्जामिनेशन, प्रिपरेशन के बाद होता है एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन के बाद का वो रिजल्ट है। अभी आप प्रिपरेशन में घुसे नहीं और अभी से सक्सेस को देखने लगते हैं तो आप भुला जाते हैं, आप प्रिपरेशन का आनंद नहीं ले पाते हैं। तो प्रिपरेशन का आनंद लीजिए, आप जिस चीज को पढ़ रहे हैं आप उसको पढ़िए। मुझे सिर्फ किशन दिख रहा है, बड़ा स्मार्ट लड़का है और ये पक्का बनने वाला है अधिकारी, इसका चश्मा उस्मा का भी दिख रहा है। हम चाहेंगे कि हमारे राज्य में आए कभी ये, हम जहां भी रहेंगे भाई से मिलेंगे। तो मैं वही सर मैं बताऊं कि आपके बिहार राज्य में ही से है किशन। किशन आपके राज्य में चंपारण से है। क्या बात है, बहादुरों की भूमि है ये। तो मैं, चंपारण में है किशन। समय कम है, मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा। प्रिपरेशन को अगर एंजॉय करना है तो आप प्रिपरेशन में ध्यान लगाइए। अगर आपने सुबह पेपर पढ़ा है तो पेपर लिखने वाले की तरफ पढ़िए, ठीक है, और फिर पढ़िए एक विद्यार्थी की तरह कि अरे इसमें मेरे काम का क्या है। माइक म्यूट हो गया सर आपका। सर सर आवाज हाँ नहीं आ सर। रहा। हाँ। रिमूव, आई थिंक नेटवर्क इशू होगा सर। कैसे?
पता नहीं रिमूव हो गया खुद से, आगे फिर से आ रहा है। हेलो, यस सर, यस सर। जी, यस प्लीज। माइक म्यूट तो नहीं है हमारा? अब ठीक है अब नहीं, सर। अब आवाज आ रही है, तो बीच में हो गया था। तो जी मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा सर कि प्रिपरेशन के एवरी मोमेंट को हमको उसको एंजॉय करना है। अगर हमने कोई सब्जेक्ट लिया, सपोज हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिया, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को जब पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे उसको कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या डिबेट रहा होगा, लोगों में क्या सिचुएशन होगा। एक फॉरेन कंट्री हमारी कंट्री के ऊपर रूल कर रही है, हम उसके इम्पीरियलिस्ट हैं, ठीक है, वो हमारे संपत्ति को भोग रही है, वो हमारे बेनिफिट के लिए कैसे कानून बना रही थी, और हम कौन से थे जो अपने बेनिफिट के लिए खुद कानून बना रहे थे। तो दोनों की बातें वहां होंगी। कॉन्स्टिट्यूंट, अब देखिए, अब आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं कि आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पूरी डिबेट पढ़ जाइए, वो बहुत सारे पन्नों में है, लेकिन आप एक बार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में खड़ा हो सकते हैं। उस किताब को जब पढ़ेंगे, तो जब उसका प्रियम्बल पढ़ेंगे, उसका प्रीफेस पढ़ेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि बाबा साहब के माइंड में क्या वो चल रहा था कि उन्होंने प्रियम्बल को इतना बेहतरीन ड्राफ्ट किया कि सिर्फ प्रियम्बल पढ़ने से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ जाता है। तो वो तभी मजा आएगा, वो तभी आप कर पाएंगे जब आप ध्यान से करेंगे। अगर ध्यान नहीं करेंगे तो आप 170 बार कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, तब भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन के सिर्फ आर्टिकल याद होंगे कि भैया इसमें इतने सारे आर्टिकल हैं, और उससे बहुत मजा नहीं आएगा। इवन इफ यू क्वालिफाई, देन आई टेल यू, मैं सिर्फ बेहतरी की बात कर रहा हूं, मैं आपके इस लाइफ के बेहतरी वाले की बात कर रहा हूं। 1 मिनट में फिर लूंगा आपके किसी और सब्जेक्ट के ऊपर। जिस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट में अपने आप को पूरा इनग्रॉस्ड इन कर लीजिए। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, सपोज अगर हम जीके पढ़ रहे हैं, कोई साइंस का चीज पढ़ रहे हैं, तो जो साइंस है उसको हम फील करें। अगर हम किसी मेडिसिन के बारे में पढ़ रहे हैं, उसको फील करें, तो आपको लगेगा ना कि आपका जो माइंड है वो आपसे बात करने लगेगा, और वो कनेक्ट हो जाएगा नेचर से। बहुत बार वो चीज आपको दे देगा जो कि कहीं सोचा जा रहा है या जो कहीं बन रहा है। क्योंकि 3 मिनट हमारे पास टाइम है, ये तो थोड़ा और लंबा चला जाएगा, बट आई टेल यू वन थिंग कि जब हम कनेक्ट करने की बात करते हैं, तो जैसे ही आप सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करिएगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। बहुत बार आपको वो पता चलेगा जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, और आप एग्जामिनेशन में भी उसका बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे। ऐसा नहीं है, आप जब यूपीएससी का प्रिपरेशन को एंजॉय किए होते हैं, तो 3 घंटा एग्जामिनेशन हॉल में भी पूरा 3 घंटा आप रहते हैं। ये हमने नहीं किया था, क्योंकि एग्जामिनेशन प्रिपरेशन बोझ लगता है। अरे यार, क्या तैयारी कर रहा हूँ, रिश्तेदार बोलते हैं क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा हूँ, साला वो बोलता है क्या कब होगा, तैयारी कर रहा हूँ। हम तैयारी को एंजॉय कर रहे हैं। हमारा तैयारी ही एक फिर लाइफ का एस्पेक्ट है। वो जो भी है, 6 महीना, साल भर, 2 साल, जितना दिन है, वो मेरा बेहतरीन पल है। उस प्रिपरेशन के टाइम को हम इतना बेहतरीन करेंगे कि बाद में वहां शिकायत करें कि यार हम पढ़े नहीं, यार हम तो सुबह उठे नहीं, यार हम तो अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाए, यार मेरा कब्ज खड़ा हो गया। बहुत सारे प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के साथ ये भी दिक्कत है। तो जो प्रिपरेशन में ध्यान लगाएगा, जो प्रिपरेशन को एंजॉय करेगा, उसका सक्सेस तो ईश्वर स्वयं उसको देके जाएंगे। क्योंकि हम देखे हैं, और मेरा खुद का भी मानना है, अभी व्यक्तिगत रूप से मेरा जो एक्सपीरियंस है, कि प्रिपरेशन में ध्यान लगाइए, रिजल्ट उसका तो आउटकम है। स्वाभाविक सी बात है, किसान, हम ज्यादातर किसान लड़के हैं यहाँ पे, अरे खेत कोड़ के बीज डालेंगे तो क्या वहां घास निकलेगा? जो बीज डाले वही तो निकलेगा। प्रिपरेशन किए हैं, अगर पढ़े हैं मन लगा के, और एकदम चोरी नहीं किए हैं, माइंड से भी, मन से भी, शरीर से भी, तो सक्सेस कोई रोकेगा हो? आप लोग डिसाइड करिए। और बाकी सब्जेक्ट वाइज अगर डिस्कशन कभी करना हो, तो जो सब्जेक्ट आप लोग कीजिएगा, वी विल डिस्कस ऑन दैट। बाकी प्रिपरेशन आपको, प्रिपरेशन चूंकि बात है एबीसी, तो प्रिपरेशन should be a part of your life. It should be, memorable. Anyway, brother and sisters, my time's up. I would request that anyone who is desirous to be connected with me, तो मुझे अच्छा लगेगा, कुशवाहा सर। जी सर। अभय भैया का मैं समय एकदम नहीं लूंगा, मुझे उनका सुनना भी है, तो आई रियली डिपार्ट माई सेल्फ। और आप लोग अपना ध्यान रखिए एंड बी कनेक्टेड विद मी। हम सब लोग अच्छा करेंगे। चलिए, जय हिंद, जय बिहार। थैंक यू चंदन सर। मैं सारे लोगों को ये बताना चाहूंगा कि चंदन सर अभी जो क्लास लिया इन्होंने, जो हम लोगों को बताया है, एक्चुअली उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने करके दिखाया है।
वो ट्रेनिंग को भी, वो एजुकेशन को भी जो बता रहे थे, एक्चुअली वो उसका एंजॉय कर रहे थे। उनके वर्ड से निकल रहा था कि रियली वो ही इज एंजॉयिंग द हिज क्लास। तो ध्यान लगाने की बात, जो बुद्धा की बात उन्होंने कही कि जो काम कीजिए उसमें रम जाइए, तो हमारे चंदन सर उसमें रम गए थे। इसमें एक बात यह है कि चंदन सर के बेटे की तबीयत खराब है 2-3 दिनों से, वो परेशान है। वो कल हमसे कह रहे थे डॉक्टर के पास ले जाना है, लेकिन फिर भी उस परेशानी के बाद भी अगर उनको जब पढ़ाना है, बच्चों को दिखाना है, तो ऐसा लगा उनके चेहरे से कि वो रमे हुए हैं, वो एकदम उतर गए थे। इसको हम लोगों को समझना है, सोचना है और रियली ग्रास्प करना है। ग्रास्पिंग इज द थिंग। तो चंदन सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जुड़े हैं, एक्चुअली आप इसमें हमेशा हम लोगों से जुड़े हुए हैं। सारे बच्चों को मैं बोलूंगा आपके क्लास कंटिन्यू होते रहेंगे जब तक इन बच्चों का भविष्य सुधर नहीं जाता है। यू विल नॉट बी स्पेयर फ्रॉम दिस। हम होंगे कामयाब। जैसे टाइम मिलेगा स्पेयर टाइम को हम लोग यूज करेंगे। तो बहुत शुभकामनाएं आपको। फिर हम लोग जुड़ेंगे। अभय सिंह सर को मैं स्वागत करता हूं, बुलाता हूं। अभय सिंह सर, काइंडली टेक ओवर द माइक एंड गो अहेड प्लीज। वेलकम सर। एक बार फिर से सभी को शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूं आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। हेलो हेलो। आ रही है जी, आ जी रही सर, है। आ रहा है, आ रहा है सर। हाँ, तो अभी वर्मा सर ने बहुत अच्छा आप लोगों को कुछ सफलता के मंत्र दिए और उस पे चलकर हम लोग सारे सफल हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी क्षेत्र हो। तो अभी जो हमारा विषय है वो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं। तो हम आज डिस्कस करेंगे सब लोग कुछ प्रैक्टिकल चीजें जो कि हमें करनी चाहिए और हो सकता है किसी कारण से हम नहीं कर पा रहे हैं। तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। जैसे मैं एक वक्ता हूँ, फिर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरी डायरी है अभी भी है और मैं इसको लेके आया हूँ। मेरे पास पेन भी है। तो एक आदत हमें डालनी चाहिए कि नोट करने की। कोई भी उसमें आपको कोई चीज अच्छी लगे, कोई मुख्य बिंदु मिले तो आप उसको नोट करिए। वो क्लास भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और पहले क्या होता था, डायरी लिखने की लोगों की आदत होती थी। और हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे, म्यूट हो गए सर आप। अभय सर म्यूट हो गए। नहीं नहीं सर, म्यूट नहीं है, आवाज नहीं आ रही। सर अभय आवाज सर नहीं आ रही आपकी है। आवाज नहीं आ रही ना। लेने के लिए आए हैं। अदरवाइज वो कथा जैसे होती है ना सत्यनारायण भगवान की, कि हमेशा पंडित जी आते हैं और वो बोलते हैं लता पत्रों से भरी हुई नौका धन धान्य में बदल गई, फिर से धन धान्य से भरी हुई नौका लता पत्रों में बदल गई और शंख बजता है, प्रसाद ग्रहण करते हैं और घर जाते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ नोट किया है तो बाद में 2 दिन 3 दिन या एक सप्ताह या महीने भर बाद भी अगर कभी पन्ने को उलटने का मौका मिलता है तो कुछ चीजें हमारे दिमाग में फिर से वो रीअकर होती है और उस तरफ हमें प्रेरित करती है। चाहे वो विषय से संबंधित हो, जीएस से संबंधित हो, या कोई भी चीज जो अपने लाइफ में हम उतारना चाहते हैं। तो नोट करने की प्रवृत्ति डालिए। तो नोट करने का मतलब ये नहीं है कि सारा का सारा आप लेक्चर, सारी की सारी जो चीजें बताई जा रही है सब कुछ नोट करिए, क्योंकि कुछ पॉइंट्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं या जिसको आप जो आपको तो उसको नोट करिए। दूसरी चीज है कि डिस्ट्रैक्शंस होते हैं बहुत तरह तरह। सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन आज के डेट में है डिजिटल मीडिया। वो उसके कई प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, इस तरह के बहुत से तरह तरह की चीजें हैं। और जैसे तलवार से क्या हो सकता है, हम अपनी रक्षा भी कर सकते हैं और आत्महत्या भी कर सकते हैं। उसी तरह का कुछ योगदान हमारे जीवन में डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी है। आप उस पर समय काट भी सकते हैं और उससे चाहें तो आप फायदा भी उठा सकते हैं। जैसे गूगल है, विकिपीडिया है, तो आपकी हेल्प भी कर सकता है आपकी तैयारी करने में। और अगर उसमें ज्यादा लग गए
तो बहुत सी चीज़ों का डिस्ट्रैक्शन होगा। आप लाइक और कमेंट्स के चक्कर में पड़े रहेंगे, बार बार खोल के देखेंगे किसी ने मेरे पोस्ट को देखा या नहीं देखा। तो इस तमाम तरह से हमारा समय इन सब चीज़ों में बर्बाद हो रहा है, लेकिन हम इससे बच भी नहीं सकते। दूसरी चीज ये है, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूँ। चाहे वो किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो जो सफलता की आशा रखते हैं और चाहते हैं कि जीवन में सफल हो, तो उनका इंटरव्यू आप देखिए। मैंने वीडियो आप लोगों से शेयर किया था, एक उन्नाव की रहने वाली लड़की थी जिसने कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया का प्रतिनिधित्व किया और वो विश्व कप विजेता भी बने। तो उसका अगर पूरा, उसमें तो इंटरव्यू नहीं था, इंटरव्यू खोजेंगे आपको मिलेगा। सबसे पहली चीज उसने बताया कि मोबाइल फोन था उसके कोच ने उससे ले लिया, जितनी भी टीम थी उससे मोबाइल फोन ले लिया गया और एक निश्चित समय था जिससे कि वो घर के लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे, बातें कर सकते थे। उतने ही देर के लिए उनके पास टेलीफोन होता था। एक और एग्जाम्पल है इसमें खेल के ही क्षेत्र से, जो पीवी सिंधु है, तो जब उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था उस समय उसके कोच ने मोबाइल ले लिया था। तो ये तो खेल के क्षेत्र की बात हुई। कुछ लोग जो सिविल सर्विसेज और पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं, तो वो भी कुछ न कुछ दूरी बना कर रखते हैं इन सब चीजों से। दूसरा एक और डिस्ट्रैक्शन होता है, अभी जो है वैलेंटाइन डे भी आ रहा है, कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से जुड़ाव आपका हो सकता है, उसके बारे में सोचना, उसके साथ ज्यादा समय व्यतीत करना, वो नहीं है पास में, तो उसके ये कुछ उम्र का भी तकाजा ऐसा होता है कि जो कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रैक्ट करता है। तो अगर हम इन सब डिस्ट्रैक्शंस में रहते हैं, जो लक्ष्य है हमारा, उसे हम दूर कहीं ना कहीं चले जाते हैं। जैसे महाभारत में बार बार एक कहानी सुनाई जाती है अर्जुन की, और द्रोणाचार्य ने सबकी परीक्षा ली धनुर्विद्या की, तो सबसे पूछा भाई क्या देख रहे हो? भीम ने बोला कि मैं अब पेड़ देख रहा हूँ, आसमान देख रहा हूँ। किसी ने बोला पेड़ है उस पर मछली टंगी हुई है। और जब अर्जुन से पूछा गया द्रोणाचार्य के द्वारा, क्या तुम क्या देख रहे हो बताओ अर्जुन, बोला मुझे केवल मछली की आंख नजर आ रही है। तो इस तरह का अगर जब तक आपका लक्ष्य नहीं होगा, तो ये हमारा जो उम्र का ऐसा पड़ाव है, कहीं ना कहीं कुछ किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। जो पानी है, अगर उसको किनारा नहीं मिले कोई, वो कहीं ना कहीं और वो चला जाएगा। जो हमारी ऊर्जा है उसका अपव्यय अन्य क्षेत्रों में हो सकता है। तो इस पे हमें ध्यान रखना है। खास करके डिजिटल मीडिया जो है वो हमारे मार्ग से भटकाने का एक माध्यम हो सकता है। और इसके पहले मैंने बताया कि आप नोट करिए। दूसरी चीज क्या है कि निर्णय लेने की क्षमता की बात हो रही थी, बहुत सारी चीजें वर्मा जी ने हम लोगों के साथ डिस्कस किया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होता है, कभी कभी जब जीएस सब्जेक्ट की हम बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक अंग्रेजी में कहावत है, उसको बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। तो ऐसा इस तरह का बनना आपको पड़ सकता है कि हर चीज के बारे में जो मूल बिंदु है, जो बेसिक्स हैं, क्योंकि मैनेजमेंट में भी हम लोग जब क्लास लेने जाते हैं तो मैनेजमेंट इस चीज का डिस्कशन होता है, बेसिक्स आर ऑलवेज बेसिक्स। सबसे पहले ही मेरी ये सलाह है, आप 6th से लेके 10th तक का हर टेक्स्ट बुक, तो लैंग्वेज का छोड़ के हिंदी इंग्लिश और मैथ्स को भी छोड़ दीजिए, अगर जीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीएस का जनरल स्टडीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी मूलभूत बिंदु है उसका आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। 1 महीने के भीतर में कम से कम, और हर चीज का आप टारगेट सेट करिए। तो डायरी लिखने की बात हो रही थी, तो उसमें ये भी नोट करिए इस सप्ताह में आप क्या काम करेंगे, महीने में आप क्या काम करेंगे, 2 महीने में आपका क्या टारगेट होगा, 3 महीने में आप कहाँ होंगे, साल भर आप क्या होंगे। क्या, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं उसमें से जो भी बड़े बड़े अचीवर्स, जो सफलता प्राप्त व्यक्ति निकले हैं और अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया है, उन लोगों ने सफलता की प्राप्ति की है, तो उन लोगों ने ऑलरेडी इन सब चीजों को लिख कर रखा था कि इतने साल में मैं ये डिग्री प्राप्त कर लूंगा, इतने साल में मैं पीएचडी कर लूंगा, इतने साल में मैं इस तरफ जीवन में कामयाबी हासिल करूंगा। एक प्लान
लाइफ का उन लोगों ने बना के रखा है। और उसको बार बार देखिए क्या वास्तव में उस हिसाब से जो योजना, जो कार्य योजना हमने बनाई है, उस हिसाब से हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। इस ये नहीं कि योजना बनाने में भी वो हम पंचवर्षीय योजना लगा दें। तो कम से कम जैसे एक अब्राहम लिंकन का आज बर्थडे भी है। उन्होंने, अब्राहम लिंकन जी का एक बहुत ही फेमस कोट है कि अगर हमें पेड़ काटना के लिए समय दिया जाए 2 घंटे का, मैं 1.5 घंटा अपने हथियार को तेज करने में लगाऊंगा और आधे घंटे में मैं पेड़ काट के रखूंगा। तो ये सब चीजें क्या है, वास्तव में वो कुल्हाड़ी या हथियार है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 2/3 समय उसमें दें, लेकिन आधे घंटे का समय हमें अपने आप को जरूर देना चाहिए। और इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट समय है, सबसे महत्वपूर्ण समय मनोवैज्ञानिक रूप से या इमोशनल रूप से, भावनात्मक रूप से वो समय होता है जब आप एकदम नितांत अकेले होते हैं। तो मेरा जो सुझाव है कि 2 समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब हम सोने की तरफ जाते हैं, हमें नींद आने लगती है, उसके पहले आप उन सारे लक्ष्यों को देखिए कि क्या हासिल करना था, क्या हमने किया। ठीक है, जब आप अपने लक्ष्यों को लेकर सोते हैं, तो कहा जाता है मनोविज्ञान में कि कहीं न कहीं जो हमारा शरीर सो रहा होता है, जो चेतन मस्तिष्क है, वो सो रहा होता है, लेकिन अवचेतन मन, इसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, उसमें जो हमारे लक्ष्य हैं, जो हमारे सपने हैं, जो ड्रीम्स हैं, वो घूम रहे होते हैं। है ना? तो उसके लिए अपने आप हो सकता है कि जो अगला दिन हो, उसमें कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जो कि हमारे लिए अनुकूल हो, जो लक्ष्य है उसके तरफ हमारे कदम बढ़ते चले जाए। दूसरा काम और कीजिए, जब आप उठते हैं तो पुनः अपने लक्ष्यों के दर्शन कीजिए, जो लिखा है आपने, हमें क्या हासिल करना है। एक उसको हमने हासिल किया, नहीं किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं हुआ। जैसे हमने बोला कि डायरी में लिखते थे, तो अब मैं एक प्रोफेशनल व्यक्ति की डायरी के बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ। है ना, ये नहीं कि इसके साथ घूमने गए, ये व्यक्ति मिला, ये चीजें खाई, यहाँ चाय पिया, ये सिनेमा देखा और आकर सो गए। बल्कि हमें अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें हासिल करनी है। ठीक है, तो 3 बिंदुओं को फिर से मैं दोहराना चाहूंगा। पहली चीज तो मैंने आपको बताया कि नोट करिए, जो भी चीजें अच्छी लगे, प्लान बनाइए। ठीक है, दूसरी चीज है कि प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज ये कि जो भी हमारा डाइवर्सन हो सकता है, जो अननेसेसरी चीजें हैं लाइफ में, उसको छोड़ के जो लक्ष्य है उसकी तरफ हम केंद्रित करें, और अपने लक्ष्य को सकारात्मक बनाने के लिए, उस पर केंद्रित करने के लिए जो मैं ये तकनीक बता रहा था अभी, वर्मा सर भी बता रहे थे ध्यान के बारे में। ध्यान क्या है? उन चीजों के बारे में सोचना जो हम वास्तव में जीवन में आते हैं। और कई जगह जब आप क्लासेस लेते हैं तो आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, उसको बोलते हैं एनएलपी। ट्रेनिंग में काफी ज्यादा इसके बारे में चर्चा होती है, क्लासेस होते हैं, और जो हायर अथॉरिटीज होती है, जो बड़े बड़े अधिकारी होती है, उनके साथ हम इन सब चीजों को डिस्कस करते हैं। इसको बोलते हैं एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इसमें 2 चीजें हैं, एक तो न्यूरो है, मस्तिष्क से रिलेटेड, क्योंकि मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसमें अनलिमिटेड पोटेंशियल, जो भी चीजें आप सोच सकते हैं वो आप हासिल कर सकते हैं अपने लाइफ, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर एक व्यक्ति पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है, जुडिशियल सर्विस क्वालिफाई कर सकता है, अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक कर सकता है, तो और व्यक्ति भी कर सकता है। उस मस्तिष्क में भी जो आपके पास है उतनी ही क्षमताएं हैं। तो यहाँ से जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है उसकी शुरुआत होती है। फिर जो लैंग्वेज होता है उसके बारे में वो बातें करते हैं कि आपको लाइफ में जो चाहिए उसकी बातें करें, उसको बोलें, उसको लिखें, और जो लाइफ में नहीं चाहिए आप कभी मत बोलिए, कभी मत लिखिए, कभी उसके बारे में सोचने की कोशिश मत कीजिए। तो ऐसा कैसे होगा? जो असफलता की भावना, जो डर, जो भय हमारे पास नहीं आएगा। इसके लिए वो बोलते हैं कि वही बोलो मुंह से जो कि लाइफ में चाहिए। लेकिन होता क्या है, अगर हम प्रैक्टिकल रूप से मंदिर भी जाते हैं
हाथ जोड़ते हैं इस तरह से ईश्वर के समक्ष और बोलते हैं, हे ईश्वर आप इस गरीब पर दया करना। गरीब किसने बोला आपको? ईश्वर ने गरीब नहीं बोला। जहां आप जा रहे हैं जियारत करने के लिए, या चर्च में जा रहे हैं, मजार पर जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, वहां पर आपने अपने आप को गरीब बोला। हमारे यहाँ क्या होता है, जब भगवान की मूर्ति बनाई जाती है उसमें हाथ देखेंगे ऐसे होता है, इसको बोलते हैं तथास्तु मुद्रा। आपने अपने आप को कहा गरीब, तो भगवान बोलते हैं तथास्तु, गरीब ही बने रहो। तो इन शब्दों से बचना है, हमसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसे शब्द न बोल के इन्हीं परिस्थितियों को आप दूसरे वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मत बोलिए कि मैं कठिनाई में हूं, मैं दुख दर्द में हूं, बल्कि इसी शब्दों को, इन्हीं भावनाओं को दूसरे शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है ना। मैं कठिनाई में हूं ना कह के आप कह सकते हैं कि कुछ चुनौतियां आ रही है, सम चैलेंजेस आर कमिंग इन आवर लाइफ, है ना। ये मत बोलिए कि मैं बीमार हूं, बोलिए कि मैं अच्छा हो रहा हूं। ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में हम लोग सिखाते हैं क्लासेस में। उसी तरह से आप बोलना शुरू कीजिए जो आपको लाइफ में चाहिए। आप बोलिए मैं सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर रहा हूँ, तो लैंग्वेज पर कमांड होना चाहिए। और होता क्या है, हम अपने गार्जियन से या अपने छोटे भाई बहन को, दोस्तों को किस लैंग्वेज में बोलते हैं? तुम बेवकूफ हो, गधे हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे हमारी जो प्रोग्रामिंग है ब्रेन की उस तरह से होती जाती है। हम समझते हैं वास्तव में हम निकम्मे हैं, गधे हैं, बेवकूफ हैं, हम किसी काबिल के नहीं है, नाअहल है, कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। तो हमें पॉजिटिवली उसको प्रोग्राम करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, जो कि सच्ची घटना है, जो शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। एक मैं क्लास ले रहा था, तो उसमें एक लेडी थी जो काफी परेशान थी, और मैं इसी तरह से न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम डिस्कस कर रहा था, और नई नई उन्होंने जॉब ज्वाइन किया था प्रोबेशन पीरियड में। उसने बोला कि सर मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है। मैं उस समय नया नया इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा था, तो मैं डर गया, पता नहीं क्या पूछेगी, कौन सा समस्या लेकर आएगी। और जैसे ही वो दूसरा सेशन शुरू हुआ और सेशन खत्म हुआ, मैं वहां से कट लिया, निकल लिया कि पता नहीं कौन सी नई समस्या में मैं फंस जाऊं। दूसरी बार उसी बैच के साथ मेरा क्लास पड़ गया, उसने फिर कहा कि सर मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। तो लंच में वो डायरेक्टर था, वो मेरा दोस्त था, वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, तो उसका कमरा खाली था। हम लोग वहाँ बैठे और डिस्कस होने लगी चीजें उसके लाइफ के बारे में। तो उसने बताया कि मेरी अभी नई नई नौकरी लगी है, मेरी शादी हुई है, लेकिन समस्या ये है मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती है। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि हमने लव मैरिज किया, अपने पसंद से शादी की है, और वो मुझे जरा भी पसंद नहीं करती है। हमारे हर चीज में नुक्ताचीनी करती है। जब हम ऑफिस आते हैं, ट्रेनिंग में आते हैं, तो कोशिश करती है वो लेट हो जाए, वो नौकरी पर ना जा पाए, इस तरह से तमाम तरह से मुझे तंग करने की कोशिश करती है, ताने देती है। तो मैंने कहा कि भाई हम लोगों ने डिस्कस किया न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उसको यूज करिए। कैसे यूज करें? अगला सवाल मेरा ये था कि आप क्या चाहते हैं, सास आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करे या सास से अलग रहना चाहती है? तो बोले नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ का बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, हम नहीं चाहेंगे कि मेरे हस्बैंड मेरे चलते अपनी माँ से अलग हो जाए। मैंने पूछा क्या चाहती? उन्होंने बोला कि सास जो है हमसे अच्छा व्यवहार करे, हेल्प करे, जो हम जॉब कर रहे हैं उसमें हेल्प करें तो काफी अच्छा होगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, आपके पास नोटबुक है, जो ट्रेनिंग में मिलता है नोटबुक। मैंने बोला उसके लास्ट पेज पर आप एक सेंटेंस लिखिए, पहला सेंटेंस, कि मेरी सास बहुत अच्छी है। अब वो लगातार मेरा चेहरा देखने लगी। मैंने बोला कि भाई आप चाहते हैं कि आपकी सास अच्छी हो? बोली हाँ। आप लिखो मेरी सास बहुत अच्छी है। फिर मैंने उससे दूसरा सेंटेंस लिखवाया
कि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो मुझे सारे कार्यों में मेरी सहायता करती है। ऐसे करके मैंने 15 वाक्य हिंदी में उनको लिखवा दिया और फिर मैं वहाँ से कट लिया। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम को एक साधारण तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। फिर मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिया था कि सोने के पहले आप इन सेंटेंस को 1-2 बार पढ़ेंगे। जब आप उठेंगे तो पुनः तो लास्ट पेज में आपने लिखा है उसको दोहराएंगे, तब आप कोई काम करेंगे। बात आई गई, खत्म हो गई, मेरा भी छुटकारा मिल गया, मैं भागा वहां से, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि एक बार वो मुझसे मिलने आती है रिसेप्शन पर, और हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में किसी के ऑफिस में आना मुश्किल होता है अनलेस कि उसके लिए परमिशन लिया जाए। तो मैंने उनको परमिट किया, और मैं भूल भी गया था कि मैं हर जगह क्लासेस लेता हूँ कि कौन है नहीं है, नाम वगैरह तो याद रहता नहीं है। मैं सैकड़ों लोगों के क्लासेस लिया करता हूँ। तो जब वो आई तो चेहरा उनका याद आया, फिर वो कहानी याद आई, और मेरे सामने स्कूल के सामने उनको मैंने चेयर ऑफर किया तो वो रोने लगी। मैं और घबरा गया, पता नहीं अब क्या हुआ, सास ने घर से निकाल दिया या तलाक हो गया, क्या हुआ। फिर उसने बोला कि माई लाइफ हैज चेंज 360 डिग्री, मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है, और मैं जैसा चाहती थी वैसा सब कुछ हो गया। मैंने पूछा कि भाई ये कैसे हुआ, सब चीजें जाने दीजिए, हुआ कैसे ये। उसने बोला कि भाई एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं ऑफिस में नहीं थी तो मेरा जो ये घर में नहीं थी, सॉरी घर में नहीं थी, मेरा जो वो नोटबुक था वो तकिए के नीचे पड़ा हुआ, और सास ने अनजाने में उन सारे सेंटेंसेस को पढ़ा, और उस दिन से उनका बिहेवियर मेरे प्रति बदल गया। जो भी हुआ जैसे हुआ मैं नहीं जानता क्यों हुआ, लेकिन इसमें पैसे खर्च नहीं होते। आप अपना प्लानिंग इस तरह से करें, जो चीज अपने लाइफ में हासिल करना चाहते हैं उनको लिख लीजिए, बेसिक्स पर जाइए, जो बेसिक्स किताबें हैं उनको पढ़िए, और जो सब्जेक्ट आप मेंस में लेना चाहते हैं उसका गहराई में अध्ययन करना जरूरी है। और आपने देखा होगा मैं हर रोज ग्रुप में कुछ न कुछ सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स भेजता हूँ। सर इसमें अभय कुछ सर मैं गलतियां तो भी होती हैं जो मैं मैं जान अभय सर मैं जी आपकी कहानी सुन के तो मैं बहुत प्रभावित हूँ। मुझे बहुत बढ़िया लगा। बहुत सारी चीजें हैं। एजुकेशन के अलावा लोगों की लाइफ में जितनी प्रॉब्लम है मुझे लगता है उसका एक ये सोल्यूशन छोटा सा है। इसके लिए आपने इसमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी सर, स्वागत है आपका। तो मैं फिर से वही दोहराना चाहूंगा कि पहले तो बेसिक्स पर जाइए। मोस्टली क्या होता है, हम लोग सुन लेते हैं कि किसी व्यक्ति का सिलेक्शन हो गया, या कहीं और से कोई रिश्तेदार कोई दोस्त कि गांव में किसी व्यक्ति ने सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, और हम उसके पीछे लग जाते हैं, और हम अपने आप को आंकने की कोशिश नहीं करते हैं वास्तव में हम उसके लायक हैं भी या नहीं है। तो आंकने का सबसे अच्छा तरीका ये है, आप छठी क्लास, सातवीं क्लास, आठवीं, नौवीं, 10वीं तक की जो टेक्स्ट बुक है उसको आप पढ़ के देखिए कि क्या आप इनमें जो प्रश्न है चैप्टर के लास्ट में उसका जवाब दे पा रहे हैं या नहीं। वो आप पहले बेस बनाइए। न्यूज़पेपर शेयर हो रहा है उसको आप कर सकते हैं। और जो मैं बात कर रहा था कि हर दिन मैं कुछ ना कुछ पॉइंट्स भेजता हूँ, उसमें जानबूझकर कोई ना कोई पॉइंट 1 या 2 गलत मैं भेजता हूँ, जिससे कि आप उसको अन्य स्रोतों से, कोई पुस्तक से या किसी इंटरनेट पे सर्फ करके आप देखें मैंने जो आपको इंफॉर्मेशन भेजा है सुबह सुबह वो सही है नहीं है, और भी जानकारी उस विषय से संबंधित जानने की कोशिश करें, तो आपका आउटलुक डेवलप होगा। एटलीस्ट उस दिन के हिसाब से जो चीजें हैं उसके बारे में, जैसे कि आज भी आपने देखा होगा कि थॉमस अल्वा एडिशन, अभी बहुत से लोगों का आज बर्थडे है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारे जनरल नॉलेज के इसमें आते हैं। एक तो ये है, तो मेन चीज है सर सर बेसिक्स को। अब अभय सर ये तो आप एक और बढ़िया बात बता रहे हैं। मतलब डेली आप हम होंगे कामयाब ग्रुप में जो इंफॉर्मेशन भेजते हैं उसमें जी एक कोई ना कोई एरर मिस्टेक छोड़ ही रहते हैं जिससे लोग खोजने का प्रयास करें। जी। ऐसा आप कह रहे हैं? तो
कि हाँ, मुझे उसमें लगता है केवल मुझे एक लगता लाइन है होता है। मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मालूम नहीं है। तो ये तो जी आप बहुत बढ़िया चीज बोल रहे हैं कि डेली जो आप भेज रहे हैं उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना, देखना, और उसमें व्हाट इज द एरर दैट पार्ट, उसको सर्च करना, उसका एनालाइज करके असली देना। तो बहुत बढ़िया फिनोमिना है मुझे लगता है, जो बच्चों को मालूम नहीं है। दैट इज ए वेरी ग्रेट। हम बोलेंगे बच्चे लोगों से, स्टूडेंट लोगों से कि डेली आपके इस पोस्ट को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो उनका एनालिसिस वैसे 30 डेज में बढ़ता जाएगा। जी। जी सर। और आज हमने दो विषय पर आपको दो लाइन भेजा, एक असहयोग आंदोलन के बारे में और एक बारादोली आंदोलन के बारे में। दोनों जो है वो बीएस से संबंधित है। आप जाकर और ढूंढने का प्रयास कीजिए, अगर कोई किताब है आपके पास उसमें आप ढूंढने का प्रयास कीजिए। दोनों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है। और जी। जो संवैधानिक विकास हुआ है भारत का, तो फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, उसमें भी इन सारे चीजों का काफी ज्यादा महत्व है। तो इन सब चीजों का हम समावेश करें। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा आज। तो वो है कि कितने लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है, इससे हमारी पर्सनालिटी शेप अप होती है। फिर उसमें हमें एक सेलेक्ट करने का मौका मिलता है, चयन करने का अवसर मिलता है कि किन लोगों से संपर्क और किन लोगों से जो अंतर वैयक्तिक संबंध या इंटरेक्शन करना हमारे लिए लाभदायक होगा, तो किन लोगों से हमारा जो है इंटरेक्शन वो अच्छा नहीं होगा। जिन लोगों से इंटरेक्शन हमारा अच्छा हो सकता है तो वो एक माहौल क्रिएट करता है। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं बहुत श्योर नहीं था कि मेरा सिविल सर्विसेज में हो जाएगा, मैं क्वालिफाई भी कर पाऊंगा। मेरे कुछ और जीवन में लक्ष्य थे, बट मेरी सिस्टर थी, वो जेएनयू में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया था कि वो सिविल सर्विसेज क्रैक करना चाहती है। हमसे छोटी हैं, बट उनका एक क्लियर ये था विजन। तो जब मैं वहां से, दरभंगा बिहार में एक शहर है, वहां से मैं आया जेएनयू। तो जेएनयू में मुझे एक माहौल मिला। कुछ ऐसे लड़के थे 10-15 जो कि हमेशा इसी के विषय में बात करते थे कि ये क्वेश्चन आ गया तो ये आ गया, ये हमने मेंस में लिया है, ये हमारा ऑप्शनल है, तमाम तरह की चीजें। बहुत सी चीजें मेरे समझ में आती थी, बहुत सी ऊपर से गुजर जाया करती थी। तो जब उन लोगों के संपर्क में हम आए तो ऐसा नहीं था कि केवल पढ़ाई की ही बातें होती थी। हम लोग फिल्म भी देखा करते थे। जेएनयू के बगल में संगम सिनेमा और प्रिया सिनेमा है, उसमें भी जाया करते थे, घूमा फिरा भी करते थे, क्रिकेट मैच भी देखते थे और तमाम तरह की भी एक्टिविटी। लेकिन उनके साथ जब भी रहते थे तो कुछ ना कुछ सिविल सर्विसेज से रिलेटेड मैटर्स की बातें होती थी। उनके जो कुछ पुराने मित्र थे और जो सीनियर्स थे, उन लोगों का ये वो लोग क्वालिफाई भी कर चुके थे, उनसे भी इंटरेक्शन होता था। तो अगर मैं अपने विषय में बताऊं, इकोनॉमिक्स से मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है, में है। इकोनॉमिक्स से मैंने पहली बार दिया था तो नहीं हुआ। उन लोगों से इंटरेक्शन में पता चला था कि जो एक सिस्टम होता है जिसमें जितने लोग जिस सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं उनके अनुपात में लोगों का सिलेक्शन होता है। तो मैंने इकोनॉमिक्स को ड्रॉप करके हिस्ट्री ऑप्शनल ऑप्शनल लिया। तो अभी तो ये सुविधा नहीं है, अभी ऑप्शनल पीटी में नहीं होता है। और इस स्ट्रेटजी के साथ मैंने पीटी हर बार उसके बाद क्वालिफाई किया, मेंस भी क्वालिफाई किया। मेंस में भी मैंने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया क्योंकि इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट बहुत कम लोग लेते। मैंने क्या किया, हिस्ट्री या इतिहास को एक सब्जेक्ट के रूप में लिया। दूसरा, चूंकि मेरी पढ़ने की आदत थी और बिहार में जैसा होता है कि 3 साल का ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हमें 5 साल 6 साल के बाद मिला। वहाँ जो लाइब्रेरी थी, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी और कॉलेज की लाइब्रेरी, वहाँ की सारी पुस्तकों को मैंने पढ़ डाला उतने दिनों में, 5 साल में। तो एक साहित्यिक अभिरुचि भी विकसित हो गई। तो मैंने हिंदी साहित्य ले लिया था। पहले 2 ऑप्शन हुआ करता था, अब शायद एक ही ऑप्शन होता है। इस तरह से मैं क्वालिफाई कर पाया। तो अगर मैं उन लोगों के साथ नहीं होता जो कि उस कार्य में लगे हुए थे, और जो एक माहौल था वो अगर माहौल नहीं मिला होता, तो हम हो सकता था सिविल सर्विसेज क्वालिफाई नहीं करके लाइफ में मैं कुछ और कर रहा होता।
तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि आपकी तरफ से भी कुछ प्रश्न हो, या कुछ नहीं समझ में आया हो, कुछ क्लियर नहीं हो, उसको आप पूछ सकते हैं। और ये सबसे पहली चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, आप नोट करना चीजों को शुरू करिए। कम से कम कुछ नहीं तो दिन भर में जो सबसे अच्छी चीज आपने सीखी, आज के दिन जीवन में आपने क्या सीखा, उसको तो नोट कीजिए, जो कि आने वाले भविष्य में, आने वाले दिनों में आपके लिए काफी ज्यादा सहायता प्रदान कर सकता है। तो मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ, आप में से कोई कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। जी सर। हेलो सर, मैं मन्नू कुमार कुशवाहा। सर आप शुरू में बोले कि निर्णय लेना। सर, निर्णय लेने समय क्या क्या किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए सर? ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। एक्चुअल में जब आप एज एन ऑफिसर सेलेक्ट होके जाएंगे, डिसीजन मेकिंग का उसमें क्लास होता है। तो उतने डिटेल में नहीं जाकर मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा कि जो जी। सिविल सर्विसेज का अप्रोच है, उसमें केवल बेसिक नहीं पूछा जाता है कि कितने ईस्वी में क्या हुआ। किसी भी जो भी कोई घटना होती है, या इतिहास की या समसामयिक कोई घटना होती है, उसमें आपका क्या मंतव्य है और कितना उस घटने के बारे में, विषय में आपको गहराई से आप उसके बारे में, उनके कारणों के बारे में आपको पता है। जितना सारा इंफॉर्मेशन रहेगा आपके पास, उतना निर्णय लेने में आपको आसानी होगी। इसीलिए जीएस का प्रश्न इसलिए नहीं है महात्मा गांधी का जन्म इतने ईस्वी में हुआ, इतने में उनकी हत्या हो गई, या बुद्ध के ये उपदेश थे, बल्कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कितनी गहराई से आपने गीता के या बुद्ध के उपदेशों को समझा है, कैसे आप लाइफ में उसको अप्लाई करेंगे। तो इसलिए उसको बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड। जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन, जितनी ज्यादा जानकारी या सूचनाएं आपके पास उपलब्ध होंगी, आप उतने अच्छे तरह से आप निर्णय ले सकते हैं। इसीलिए इस तरह का जो एग्जाम्स होता है, जो हायर ऑफिशियल्स को सेलेक्ट करने के लिए, उसका जो ओरिएंटेशन होता है वो अलग होता है, उसकी प्राथमिकताएं अलग होती है। जो लोअर लेवल के एसएससी के एग्जाम होते हैं, अवर सेवा चयन परिषद के और एग्जाम होते हैं, उसमें जनरल इंफॉर्मेशन पूछे जाते हैं। भाई बताइए किस ईस्वी में क्या हुआ, पानीपत का युद्ध कब हुआ, ना यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है। लेकिन जब आप जीएस का एग्जाम देते हैं, वहां इस तरह का होता है कि उससे कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलता होता है। किसी भी चीज को, जैसे मैं कोई भेज देता हूँ सुबह सुबह, मैंने असहयोग आंदोलन के बारे में भेजा, एक ही लाइन है उसमें कि गांधी जी ने उसको रोक दिया। क्यों रोका? बिपिन चंद्रा की पुस्तक है, उसको पढ़िए। गांधी जी ने कई बार आंदोलन शुरू किया और हर बार उन्होंने आंदोलन को वापस लिया। क्यों ऐसा करना पड़ा? वो लगातार क्यों नहीं आंदोलन करते रहे जब से उन्होंने असहयोग आंदोलन या किसी भी सभी ने अवज्ञा आंदोलन या किसी भी आंदोलन को शुरुआत की? तो निर्णय लेने में सबसे बड़ी चीज है, एक तो सूचना का होना, दूसरी है उस चीज के प्रति समझ को विकसित होना, तभी आप कोई निर्णय ले पाएंगे। इसीलिए ऐसे लोगों की तलाश सिविल सर्विस या स्टेट सिविल सर्विस वाले कर रहे हैं, न कि केवल जो रटा रटाया जो होता है, जो इंफॉर्मेशन है, ऐसे लोगों की तलाश उनको नहीं है। बहुत से लोगों को बहुत सारे क्विज मास्टर्स हैं। तो हमारे जो भूतपूर्व एक मंत्री थे, उन्होंने बोला भी था कि जो ये लोग क्विज मास्टर हैं। उनको इस तरह का जवाब दिया था गया था, ये लोग कोई क्विज मास्टर्स नहीं है, बल्कि जो चीजें हैं, जो चीजें घटित हो चुकी हैं या हो रही हैं या भविष्य में होने वाली हैं, उनके प्रति इनका एक दृष्टिकोण है, एक पूछना चाहें तो। जी थैंक यू सर, मैं सर। इसमें अभय सर, मैं एक हाँ चीज जोड़ना चाहूंगा। मनु को आपने बढ़िया बताया। जी डिसीजन लेने की बात ये इन्होंने क्वेश्चन किया। अभी जितने हमारे क्वेश्चन आते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं कि इस जी चार चार में से आपको सही पे ट्रिक करना है। पहले पहले होता था कि 4 में 3 गलत होते थे, 1 सही होता था। अभी मैक्सिमम जी हायर एग्जाम में क्या होता है, 4 में चारों सही होगा। जनरली ये जी कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन होगा, हाँ रिप्लाई होता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हैज टू बी सिलेक्टेड।
मतलब जो सबसे बढ़िया उसमें कभी सर्वोत्तम कभी ये भी होगा। आता है कि इनमें से कौन गलत है, हाँ वो भी आता है जी, हाँ। तो ये भी प्रश्न मतलब आता वो है कि कौन गलत है। कौन तो गलत है। सही हाँ को पहचानना तो बहुत आसान है, जी, लेकिन अगर गलत को 5 पहचानना ऑप्शन है और उसमें मुश्किल है। से एक गलत है तो ये पहचानना मुश्किल होता है। यहाँ पर आपके जी निर्णय लेने की जो क्षमता है उसका उपयोग जी होता है। जी 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 हाँ। तो ये है। और किसी लोगों को कोई क्वेश्चन करना हो सर से आप पूछ सकते हैं सीधे। नमस्ते सर, मैं जश मुर्रा बात कर रहा हूँ सर। हाँ बताइए सर। जी सर, दो चीज़ें हम करना चाहेंगे। पहली तो सर जो आप एनएलपी बताए हैं सर, न्यूरो लिंग्विस्टिक हाँ प्रोग्राम, उसमें एक अलग से क्लास लें सर तो अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए सर। जय साहब का वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या? हेलो हेलो, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, प्लीज प्रश्न को फिर से दोहराइए प्लीज। हेलो। हाँ, आवाज़ आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है, बताइए आप। जी सर। हाँ तो मैं हेलो। ये बोल रहा था कि अगर एनएलपी पर सर, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम पर एक अलग से क्लास हो तो हम लोग के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा सर। और दूसरी चीज़ सर, तो मैं ये पूछ रहा था कि जब हम डिसीजन लेते हैं सर, तो हाँ उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता है हम राइट डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये हर्ट करेगा। तो कहीं दूर से जो दिमाग में एक वो आती है, दिमाग के कोने में वो हमें परेशान करती है, शायद नहीं करना चाहिए था ऐसा। तो इस चीज को हम कैसे अवॉइड करें सर? हम राइट डिसीजन ले रहे हैं, कुछ माइनॉरिटी ऑफ पीपल देखिए, उसको अगर वो। दिमाग में कई चीजें आ रही है तो इसका मतलब है जो चीज हम करना चाह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारी अभिरुचि घट रही है धीरे धीरे। कैसे उस अभिरुचि को बढ़ाया जाए, तो इसमें क्या होता है कि जो मैंने माहौल की इसलिए बात की, जब आप उस माहौल में रहते हैं, उन लोगों के संपर्क में रहते हैं, तो कहा भी जाता है, एक बहुत अच्छी पंक्ति है, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाते। तो वो जो संगति है कहीं न कहीं आपको उसमें उसी माहौल में वापस लाने का एक अच्छा एक प्रयास करता है। लेकिन जब उस संगति से आप दूर होंगे तो धीरे धीरे और जो अभिरुचियां हैं और जो आपके डिजायर्स हैं, क्योंकि मनुष्य क्या है, मनुष्य में कई तरह की इच्छाएं हैं, काम क्रोध मद मोह मोह मात्सर्य, तरह तरह के अगर आप पढ़ते हैं तो सारी चीजों का मनुष्य पुतला है। नहीं है कि किसी भी मनुष्य में ये सारी चीजें नहीं है। तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, ऐसा नहीं है कि उनसे मुक्त हो सकता है। कैसे जो जो चीजें, जो सबसे ज्यादा जिस चीज को आप चाह रहे हैं उसके, वो जो है हो सकता है आपके आने वाली सफलता में बाधक हो। तो एक तो माहौल है, दूसरा है कि जब आप नोट करना शुरू करेंगे और उस हिसाब से जैसे लिख कर उसको बार बार पढ़ना, इन चीजों को देखना। अभी हम लोग मैनेजमेंट में इसको भी पढ़ाते हैं कि जो आप चाहते हैं जो लाइफ में हासिल करना, उसका एक पिक्चर भी लगा सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे, और प्राइवेट सेक्टर में एनएलपी हर जगह, खास करके अगर मार्केटिंग में देखें तो काफी ज्यादा इसका उपयोग हो रहा है।